వెల్కమ్ టు హెచ్ఎంటీవీ న్యూస్. రామ్నాథ్ కోవింద్ కాసేపట్లో 14వ రాష్ట్రపతిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ప్రణబ్తో కలిసి రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్కు బయలుదేరారు కోవింద్. ప్రముఖులు హాజరు కానున్న ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆ లైవ్ చూద్దాం. बग्गी आई ना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संसद भवन परिसर में ये आखिरी प्रवेश और अब उनके सम्मान में सलामी दी जाएगी। और संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हुए साथ में हैं भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर अगवानी करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। और यहां से सीधे संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में पहुंचेंगे। पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में जाते हुए बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ये आखिरी प्रवेश संसद भवन में 14वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगले 5 सालों तक अपनी सेवाएं रामनाथ कोविंद देंगे। निश्चित रूप से इन तमाम सारे पलों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी सुनहरी यादों के साथ यहां से विदा होंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में ले जाते हुए साथ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हैं। तो अब से कुछ ही देर में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा
और इस गरिमामय समारोह के साक्षी आप और हम मिलकर होंगे। तुरही बजाकर यह संदेश संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में दिया गया है कि अब राष्ट्रपति संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लिहाजा उनके सम्मान में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में मौजूद प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उनके सम्मान में खड़े होंगे। तो संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। महामहिम राष्ट्रपति जी, मान्यवर, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री प्रणब मुखर्जी की पदावधि की समाप्ति वर्ष 2017 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के दूसरे दिन होनी है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के जुलाई मास में के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास में के 29वें दिन को श्री रामनाथ जी कोविंद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए हैं।
भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2017 के जुलाई मास के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास के 29वें दिन को जारी किया गया। शपथ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। मान्यवर, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री हामिद अंसारी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, न्यायमूर्ति श्री JS खेहर जी, एक्सेलेंसीज, संसद के सम्मानित सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मेरे देशवासियों, मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूँ। यहाँ सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूँ और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है। हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूँगा। मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूँ और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूँ। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्हें हम स्नेह से प्रणब दा कहते हैं, जैसी विभूतियों के पद चिन्हों पर चलने जा रहा हूँ। साथियों, हमारी स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया। वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफ़ी है। उनके लिए हमारे करोड़ों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। अब स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, वो सदी जिसके बारे में हम सभी को भरोसा है कि ये भारत की सदी होगी। भारत की उपलब्धियां ही इस सदी की दिशा और स्वरूप तय करेंगी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करे। हमारे लिए ये दोनों मापदंड कभी अलग नहीं हो सकते। ये दोनों जुड़े हुए हैं और इन्हें हमेशा जुड़े ही रहना होगा। साथियों, देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है। विविधता ही हमारा वो आधार है जो हमें अद्वितीय बनाता है। इस देश में हमें राज्यों और क्षेत्रों, पंथों, भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं और एकजुट हैं। 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ ही साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। एक तरफ जहां ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भावना से विचार विमर्श करके समस्याओं का निस्तारण होगा, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल राष्ट्र हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सहायता करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राष्ट्र निर्माण अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। सरकार सहायक हो सकती है, वो समाज की उद्यमी और रचनात्मक प्रवृत्तियों को दिशा दिखा सकती है, प्रेरक बन सकती है। राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर।
हमें गर्व है भारत की संस्कृति, परंपरा एवं अध्यात्म पर। हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर। हमें गर्व है अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर, और हमें गर्व है हर छोटे से छोटे काम पर जो हम प्रतिदिन करते हैं। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है, और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं। जो वैज्ञानिक 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मंगल तक ले जा रहा है, या किसी वैक्सीन का आविष्कार कर रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। जो नर्स या डॉक्टर सुदूर किसी गांव में किसी मरीज की गंभीर बीमारी से लड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जिस नौजवान ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अब स्वयं रोजगार दाता बन गया है, वो राष्ट्र निर्माता है। ये स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। किसी छोटे से खेत में आम से अचार बनाने का काम हो, कारीगरों के किसी गांव में कारपेट बुनने का काम हो, या फिर कोई लेबोरेटरी जिसे बड़ी स्क्रीनों से रोशन किया गया हो। वो आदिवासी और सामान्य नागरिक जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हमारे पर्यावरण, हमारे वनों, हमारे वन्य जीवन की रक्षा कर रहे हैं। और वे लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वो प्रतिबद्ध लोक सेवक जो पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कहीं पानी से भरी सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं, कहीं किसी कमरे में बैठकर फाइलों पर काम कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वे शिक्षक जो निस्वार्थ भाव से युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनका भविष्य तय कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। वे अनगिनत महिलाएं जो घर पर और बाहर तमाम दायित्व निभाने के साथ ही अपने परिवार की देख रेख कर रही हैं, अपने बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बना रही हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। साथियों, देश के नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उन प्रतिनिधियों में अपनी आस्था और उम्मीद जताते हैं। नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यही जनप्रतिनिधि अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं। लेकिन हमारे ये प्रयास सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। सदियों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के दर्शन पर भरोसा किया है। ये उचित होगा कि अब भगवान बुद्ध की ये धरती शांति की स्थापना और पर्यावरण का संतुलन बनाने में विश्व का नेतृत्व करे। आज पूरे विश्व में भारत के दृष्टिकोण का महत्व है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की तरफ आकर्षित है। विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है, चाहे आतंकवाद हो, काले धन का लेन देन हो या फिर जलवायु परिवर्तन। वैश्विक परिदृश्य में हमारी जिम्मेदारियां भी वैश्विक हो गई हैं। यही भाव हमें हमारे वैश्विक परिवार से, विदेश में रहने वाले मित्रों और सहयोगियों से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दे रहे प्रवासी भारतीयों से जोड़ता है। यही भाव हमें दूसरे देशों की सहायता के लिए तत्पर करता है, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का विस्तार करना हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले सहयोग के लिए आगे आना हो। एक राष्ट्र के तौर पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इससे भी और अधिक ज़्यादा करने का प्रयास और बेहतर करने का प्रयास और तेज़ी से करने का प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल का पर्व मना रहा होगा। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाएं
और नए अवसरों के द्वार खुलें। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, इस देश के नागरिक ही हमारी ऊर्जा का मूल स्रोत हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे इन लोगों से इसी प्रकार निरंतर शक्ति मिलती रहेगी। हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। ये हमारे मानवीय मूल्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे सपनों का भारत होगा, एक ऐसा भारत जो सभी को समान अवसर सुनिश्चित करेगा। ऐसा ही भारत 21वीं सदी का भारत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Respected Rashtrapati Ji, you have just addressed the members of Parliament. With your permission, I will read the first and the last paragraphs of the English version of the address. The rest should be considered as read. Respected Shri Pranab Mukherjee Ji, respected Shri Narendra Modi Ji, Shrimati Sumitra Mahajan Ji, Shri Justice J.S. Kher Ji, Excellencies, Honorable Members of Parliament, ladies and gentlemen, and fellow citizens. I thank you for electing me to the responsibility of the President of India, and I enter this office with all humility. Coming here to Central Hall has brought back so many memories. I have been a member of Parliament, and here in this very Central Hall have had discussions with many of you. Often we agreed, sometimes we disagreed, but we learned to respect each other, and that is the beauty of democracy. We need to sculpt high growth economy and educated, ethical and shared community and an egalitarian society as envisioned by Mahatma Gandhi and Deendayal Upadhyay Ji. These are integral to our sense of humanism. This is the India of our dreams, an India that will provide equality of opportunities. This will be the India of the 21st century. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. मान्यवर, आपका आदेश हो तो अब समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।
रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की और वो अब अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। 21 तोपों की सलामी के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शपथ ग्रहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए तमाम सभी मंत्री, मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों के और सांसदों से मिलते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण के बाद की संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। न्याय, समानता, बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन मैं करूंगा, ये शब्द अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने कहे। संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में तमाम सभी लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों और राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मिलते हुए और अब संसद भवन परिसर से बाहर कूच करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, साथ में है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। अब हम यह कह सकते हैं कि एक तरह से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विदाई दी जा रही है और इसका भी एक विशेष महत्व है। जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति को विदाई देते हैं, नए राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति को उनके घर छोड़ने जाते हैं। इस दौरान पूर्व और मौजूदा राष्ट्रपति एक बग्गी में सवार होकर पूर्व राष्ट्रपति को उनके घर छोड़ते हैं। लिहाजा इस बार रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 राजाजी मार्ग उनके नए निवास स्थान पर छोड़ने के लिए जाएंगे। जब संसद भवन परिसर में प्रवेश कर रहे थे तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और अब शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विदाई और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाएंगे। पूरे सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा की विदाई और इस विदाई में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मान देते हुए प्रणब दा को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाएंगे। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से राष्ट्रपति पद का जो प्रोटोकॉल होता है, जो सम्मान उस पद के तहत दिया जाता है, उस पूरे सम्मान का निर्वहन करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाएंगे। 14वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ ली। 21 तोपों का सम्मान उनके राष्ट्रपति बनते ही रामनाथ कोविंद को दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाई, जिसके बाद रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष को। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व के साथ साथ चारित्रिक सक्षमता भी लेकर के आए। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्र गौरव। साथ ही उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही उसमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, तपती धूप में खेती करने वाले किसान, वैज्ञानिक, भारत के युवा, चिकित्सक, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले लोग, पुलिस प्रशासन, शिक्षक, गृहिणी, ये सभी राष्ट्र निर्माता है। साथ ही रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि 2022 को हम स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करेंगे और जब हम स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएंगे तब ऐसी व्यवस्था भारत में हो कि समाज के अंतिम व्यक्ति का आर्थिक विकास हो सके।
संसद भवन परिसर से बाहर आते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वहां पर मौजूद है। हमने देखा जब संसद भवन परिसर में प्रवेश कर रहे थे तब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आगे चल रहे थे, लेकिन अब शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अग्र पंक्ति में है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन परिसर से जाते हुए और अब रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए निकले हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शपथ ग्रहण से जब राष्ट्रपति भवन से निकल रहे थे तब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के हिसाब से इसी वाहन में आए थे, लेकिन तब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाईं ओर बैठे थे और प्रणब मुखर्जी जो कि तब राष्ट्रपति थे भारत के, तब वो दाईं ओर बैठे थे। और अब शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाते हुए शपथ ग्रहण के बाद स्थान का स्थानांतरण, कुर्सी का स्थानांतरण किया गया। जिस कुर्सी पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आसीन थे उस पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठे। 21 तोपों की सलामी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दी गई और उसके बाद अब प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व राष्ट्रपति को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने जाते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। The Republic of India has a new president. రైట్, అది 14వ రాష్ట్రపతిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో ఆయనచే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కేహార్. నూతన రాష్ట్రపతికి 21 శతఘ్నులను పేల్చి సైనిక వందనం సమర్పించారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి హోదాలో కోవింద్ తన తొలి ప్రసంగం చేశారు. मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में Clatter of hooves and the beautiful sound of rain on the water, on the tarmacs, on the vehicles and on our shoulders, blessing not only the new president but each and every Indian as the heavens open up to say, we welcome you, we welcome you, we welcome you.
ऐसे ऐतिहासिक अवसरों पर एक एक बात सबको याद रहती है और बाद में किस्सों के तौर पर उसे बयान किया जाता है। राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद तोपों की सलामी की गूंज से पूरे वातावरण में संदेश गया कि भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैं संसद सदस्य रहा हूं तो यहीं सेंट्रल हॉल में कई सदस्यों से चर्चा करने का अवसर भी मुझे मिला। उन्होंने संविधान की मूल भावना के बारे में बात की। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्व धर्म समभाव और ये संस्कृति की हमारी परंपरा है। हर नागरिक के लिए उन्होंने कहा कि हर नागरिक इस देश का राष्ट्र निर्माता है। India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the impossible seem possible. Tradition, philosophy, ideas and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but larger design. Tolerance, inclusivity and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. Dissent has made us progress. Collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. रायसीना पहाड़ी के दृश्य वैसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दोपहर की इस बारिश में ये दृश्य और भी अधिक आकर्षक होते हुए, और इधर राष्ट्रपति का काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी की ओर से होता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संक्षिप्त भाषण में ये जिक्र किया कि मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आता हूं और यहां तक का सफर, यहां तक की यात्रा काफी लंबी रही है। श्री रामनाथ कोविंद को रामचरितमानस की कई चौपाइयां कंठस्थ हैं। हैंडलूम की खादी पहनते हैं। साधारण जीवन जिया है उन्होंने। Awash with sentiment, feelings, rain and ceremony. Rashtrapati Bhavan, Parliament House and the areas in between. Going up Raisina Hill, flanked by the north and the south blocks. A picture of rain-washed perfection. With people being the cornerstone of organic renewal, the context of the power vested in them, by them, needs to be understood. In fact, power is vested to empower. Power is the energy that is entrusted in capable hands to bring about change for the better, for the marginalized, and for the future. In fact, power, when it rests, strengthens the individual. Power, when it is in motion, strengthens people. Today, as we celebrate transition, we also celebrate simplicity, humility, and humble beginnings. President Kovind, who grew up with financial poverty, but with a wealth of determination. The belief that leaders cutting across party lines were unanimous in saying that he is a low-profile politician, a deeply spiritual individual, and of course a perfect gentleman. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के साथ साथ उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। अपने गांव में कई लड़कियों का विवाह कराने में उन्होंने आर्थिक सहायता दी। साधारण जीवन लेकिन उच्च विचार का आदर्श, और अपने संबोधन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, रेखांकित किया उन बातों को।
उन्होंने कहा कि हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है और हर नागरिक हमारे पारंपरिक मूल्यों का संरक्षक है और राष्ट्रीय गौरव राष्ट्र निर्माण का आधार है. And each one of us is confident that he will bring to the highest office in the country credit and dignity. His contributions will enrich our national dialogue and thought, giving it depth of discourse as befits this high office. He is articulate, he is lucid in his thought and speech, and so far has played a significant role in furthering many lives. विश्व में कई लोगों के लिए ये कल्पना करना बड़ा कठिन होता है कि हमारा देश सचमुच कितना विविधता वाला है. और यही बात संबोधन में श्री रामनाथ कोविंद ने रखी. उन्होंने कहा कि विविधता हमारे देश की सफलता का आधार है. అది కాసేపట్లో పార్లమెంటు నుంచి ప్రణబ్ ముఖర్జీతో కలిసి రాష్ట్రపతి భవన్కు ఆల్రెడీ చేరుకున్నారు రాష్ట్రపతి కోవింద్. అక్కడ త్రివిధ దళాలు గౌరవ వందనం సమర్పిస్తాయి. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి భవన్ గురించి కొత్త రాష్ట్రపతికి వివరిస్తారు ప్రణబ్ ముఖర్జీ. అనంతరం ప్రణబ్ను నూతన నివాసం వద్ద దిగబెట్టి తిరిగి రాష్ట్రపతి భవన్కు చేరుకుంటారు. కోవింద్ను రాష్ట్రపతి నివాసం దగ్గర దిగబెట్టి తిరిగి రాష్ట్రపతి భవన్ చేరుకుంటారు. దీంతో అధికారిక లాంఛనాలు ముగియనున్నాయి. దానికి సంబంధించిన లైవ్ చూస్తున్నాం మనం. पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी the limousine drawing up to the saluting base. The role of the president, very, very critical in our democracy. Former President Pranab Mukherjee alights from the vehicle and President Kovind at the saluting base here. और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से. అక్టోబర్ 1న కాన్పూర్లోని రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన కోవింద్ గతంలో అడ్వకేట్గా పనిచేశారు. 1991లో బీజేపీలో చేరి అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. బీజేపీ దళిత్ మోర్చాకు నాయకత్వం వహించడంతో పాటు 12 ఏళ్లు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా సేవలందించారు. 2015 నుంచి బీహార్ గవర్నర్గా విధులు నిర్వహించారు. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మీరా కుమార్పై భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు. President Kovind taking the salute, his first salute at the forecourt of Rashtrapati Bhavan.
और अब आपने देखा ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि राष्ट्रपति के तौर पे रामनाथ कोविंद उन्होंने पहले सलामी ली प्रेसिडेंट गार्ड का। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएम खान साहब, जो पूर्व प्रेस सचिव हैं राष्ट्रपति भवन के, और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने जो है काम किया है। और एसएम खान साहब, हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और ये जानना चाहेंगे, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। ये जो एक नए प्रेसिडेंट अब जो है प्रेसिडेंट हाउस जा रहे हैं, और इस प्रक्रिया के बारे में बताएं हमें। देखिए, ये बहुत एक सोलेम ओकेजन है जब भारत के एक राष्ट्रपति दूसरे అది మనం చూస్తున్నాం. 14వ రాష్ట్రపతిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో ఆయనచే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఖేహార్. నూతన రాష్ట్రపతికి 21 శతఘ్నులను పేల్చి సైనిక వందనం సమర్పించారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి హోదాలో కోవింద్ తన తొలి ప్రసంగం చేశారు. రాష్ట్రపతి బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన కోవింద్ వినమ్రంగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నానని అన్నారు. 125 కోట్ల మంది దేశ ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలు నిలబెడతానని చెప్పారు. భారత్ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగాలన్న రాష్ట్రపతి ఇప్పటి వరకు పనిచేసిన రాష్ట్రపతుల బాటలోనే నడుస్తానన్నారు. ఇకపోతే 1945 అక్టోబర్ 1న కాన్పూర్లోని రైతు కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి కోవింద్ గతంలో అడ్వకేట్గా పనిచేశారు. 1991లో బీజేపీలో చేరి అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. బీజేపీ దళిత్ మోర్చాకు నాయకత్వం వహించడంతో పాటు 12 ఏళ్లు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా సేవలందించారు. 2015 నుంచి బీహార్ గవర్నర్గా విధులు నిర్వహించారు. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మీరా కుమార్పై భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు. और पेशे से वकील रहे हैं। 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने అది 14వ రాష్ట్రపతిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. కాసేపటి క్రితం పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో ఆయనచే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఖేహార్. నూతన రాష్ట్రపతికి 21 శతఘ్నులను పేల్చి సైనిక వందనం సమర్పించారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి హోదాలో కోవింద్ తన తొలి ప్రసంగం చేయటం చూశాం. రాష్ట్రపతి బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన కోవింద్ వినమ్రంగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నానని అన్నారు. 125 కోట్ల మంది దేశ ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలు నిలబెడతానని చెప్పారు. భారత్ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగాలన్న రాష్ట్రపతి ఇప్పటి వరకు పనిచేసిన రాష్ట్రపతుల బాటలో నడుస్తానన్నారు. ఇక 1945 అక్టోబర్ 1న
కాన్పూర్లోని రైతు కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి కోవింద్ గతంలో అడ్వకేట్గా పనిచేశారు. 1991లో బీజేపీలో చేరిన ఆయన అంచెలంచెలుగా ఎదగడం జరిగింది. బీజేపీ దళిత్ మోర్చాకు నాయకత్వం వహించడంతో పాటు 12 ఏళ్ల పాటు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా సేవలందించారు రామ్నాథ్ కోవింద్. 2015 నుంచి బీహార్ గవర్నర్గా విధులు నిర్వహించారు. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మీరా కుమార్పై భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు రామ్నాథ్ కోవింద్. టీవీ బులెటిన్ విశేషాలు మరి కాసేపట్లో న్యూస్ అప్డేట్స్ ప్రసారం అవుతాయి. స్టే ట్యూన్డ్.